स्वागत है बच्चों। कक्षा 9 नागरिक शास्त्र अध्याय 2 के वीडियो भाग 2 में आप सभी का मैं शिक्षक विवेक मिश्र स्वागत करता हूं। अध्याय 2 जिसका नाम लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों है, इसके प्रथम वीडियो में हम लोगों ने लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा और लोकतंत्र की तमाम खूबियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में और लोकतंत्र के विपक्ष में लोगों के अपने अपने क्या तर्क हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्यों अच्छी है और बहुत से लोग जो इस शासन व्यवस्था को पसंद नहीं करते उसके खिलाफ क्या तर्क देते हैं। तो सबसे पहले लोकतंत्र के खिलाफ या विपक्ष में लोगों के क्या तर्क हैं या क्या तथ्य हमारे सामने आते हैं। तो पहला है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। क्योंकि लोकतंत्र की यह खासियत है कि लोकतंत्र में हर 4 साल या 5 साल के बाद जैसी अलग अलग देशों के अपने संविधान में व्यवस्था होती है कि कुछ वर्षों के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होते हैं और सरकारें बदलती हैं, या अगर लोगों की पसंद रहती है तो वही सरकार फिर से सत्ता संभालती है। तो ऐसा लोगों का मानना है कि चूंकि लोकतंत्र में नेता बदल जाते हैं तो बहुत से नीति नियमावली नए लोगों के आने से, नई शासन व्यवस्था या नई सरकार के बदलने से बहुत कुछ शासन में अस्थिरता पैदा करता है। दूसरा विपक्ष में ये तर्क है कि लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीति की लड़ाई और सत्ता का खेल है। जैसा कि पहले हमने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव होते रहते हैं और सत्ता में भागीदारी के लिए लोग प्रयासरत रहते हैं। विपक्षी पार्टियां यह प्रयास करती हैं कि अगली बार मैं चुनाव में जीत करके शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी करूं। तो ऐसा कहना है कि इससे यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। तीसरा जो विपक्ष में तर्क है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चूंकि तमाम मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए बहस होती है, चर्चा होती है, चूंकि यहाँ पर देशव्यापी स्तर पर निर्णय लेने होते हैं, जन कल्याणकारी निर्णय लेने होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था है कि संसद के विभिन्न सदनों से कोई भी बिल पास होता है, तमाम बहस होने के बाद फिर राष्ट्रपति की मोहर लगती है, तब जाकर के वो संविधान का एक अंग बनता है। तो इसकी वजह से फैसलों में देरी होती है, ऐसा लोगों का मानना है। तीसरा है कि चौथा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत से ऐसे नेता होते हैं जिनको आम लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है। बहुत से अमीर लोग भी लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में भागीदारी करने का प्रयास करते हैं, जो आम लोगों के बीच के नहीं होते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें आम लोगों के हितों के लिए क्या कार्य करना है, आम लोगों की क्या परेशानियां हैं, गरीबों की क्या परेशानी है, गरीबी क्या होती है, किसानों की क्या परेशानी है। और जब इस तरीके से जब अमीरों के घरों के लोग, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, जिन्होंने कभी खेती नहीं देखी, किसानी नहीं देखी, परेशानी नहीं देखी, वो जब नेता बन जाएंगे, सत्तासीन हो जाएंगे, तो वो क्या आम लोगों की परेशानी का समाधान करेंगे। इसी तरीके से पांचवा जो विपक्ष में तर्क है कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत खर्चीला होता है। इसके कारण इसमें भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में एक केंद्र स्तर पर सरकार होती है और फिर विभिन्न राज्यों में अपनी सरकारें होती हैं। तो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव और इसके बाद फिर नगर परिषद का चुनाव, ग्राम सभा का चुनाव,
तो इस तरीके से अलग अलग स्तरों पे अलग अलग तरीके से तमाम तरीके से समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सा पैसा खर्च होता है और इसमें भ्रष्टाचार की भी संभावना रहती है, क्योंकि जो नेता होते हैं वो चुनाव में जीतने के लिए आम लोगों को प्रलोभन देते रहते हैं, गरीबों को और बेबस लोगों को चुनाव से ठीक पहले पैसा देकर के खरीद लेते हैं, तो जिसके वजह से भ्रष्टाचार होने की संभावना रहती है। और अंतिम है कि जो सामान्य लोग होते हैं उनको सही और गलत के बारे में पता ही नहीं होता है लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में। अतः जब ऐसे कम शिक्षित लोग या कम अनुभवी लोग जब शासन सत्ता में भागीदारी करने लगते हैं तो उनके जो फैसले होते हैं वो सही नहीं होते, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि किस विषय पर उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए या उनके द्वारा लिया गया निर्णय देश में क्या दूरगामी परिणाम लेकर के आएगा, या ऐसे लोगों के द्वारा आम जनता के लिए क्या किया जा सकता है, उन्हें कुछ पता भी नहीं होता है। तो इस तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन क्या इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई जादू की छड़ी है जो अचानक से एक छड़ी चलाई जाए और तमाम ये जो समस्याएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएं? किसी भी देश में तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, जितना बड़ा देश होगा, जितनी बड़ी जनसंख्या होगी, परेशानी भी उतनी ही होगी और उतने ही स्तर पर होगी। तो शासन व्यवस्था कोई भी हो, उनका सुधार अचानक से नहीं हो सकता है कि सुधारों के लिए समय लगते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से कई मामलों में इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो उनके प्रति जवाबदेह होते हैं और उनके बीच से ही चुने गए होते हैं। अतः उन्हें जब 5 वर्षों के बाद फिर चुनाव लड़ना होता है तो यही जनता अगर असंतुष्ट रहती है तो उन्हें सत्ता से पदच्युत कर सकती है, हटा सकती है और किसी अन्य विपक्षी पार्टी को या किसी अन्य नेता को अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। तो लोकतंत्र के पक्ष में भी अब चलिए तर्क को देखते हैं कि लोग लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो चलिए घटना हम पढ़ते हैं। चीन में 1958 से 61 के दौरान विश्व इतिहास का ज्ञात सबसे भयावह अकाल पड़ने पर करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। वो दौर केवल चीन में नहीं बल्कि पूरे विश्व या एशिया की बात करते हैं तो लगभग सभी देशों में अकाल पड़ा था, लेकिन चीन में साम्यवादी सरकार थी और सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर मरे एशिया में। लेकिन वहीं भारत जो एक लोकतांत्रिक देश था और जिसकी आर्थिक स्थिति चीन से बहुत अच्छी भी नहीं थी, वहाँ पर भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान या मौतें नहीं हुई चीन की तुलना में। तो ऐसा क्यों हुआ? अर्थशास्त्री और तमाम राजनीतिज्ञ ऐसा मानते हैं कि इसका कारण दोनों देशों की सरकारी नीतियों और शासन व्यवस्था थी। चीन में जहां साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, जहां पर बहुदलीय चुनाव व्यवस्था नहीं होती, एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है और हमेशा वही सत्तासीन होती है, विपक्ष होता नहीं है जो सरकार की आलोचना कर सके और स्वतंत्र मीडिया वहाँ पर होती नहीं है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ कह सके। इसके वहीं दूसरी तरफ भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के कारण यहाँ की जो मीडिया थी और यहाँ के जो विपक्ष थे सरकार को हमेशा जागरूक किए रही और भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरीके से काम किया वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने तुलनात्मक रूप से
महसूस नहीं की। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में राजनीतिकों का ये भी मानना था कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी भी नहीं हुई है। तो हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण यह लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति के लिए यह नज़र आता है। लोगों को ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। आगे हम देखते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में लोग क्या क्या तर्क देते हैं। तो पहला तर्क है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अब देखिए कि लोकतंत्र में ज़रूरी है कि शासन करने वाला आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ कर के आए हैं जनता के वोट से, उन पर यह हमेशा दबाव रहता है कि अगर उन्होंने जनता के लिए कार्य नहीं किया, जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए कार्य नहीं किया, प्रयास नहीं किए, तो अगले चुनाव में वो सत्ता से हटा दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक और जो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। कैसे? तो लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। यानी हम जब देखते हैं कि लोकतंत्र में किसी भी विषय पर तमाम बहस होती है, चर्चा होती है, संसद के सदन में, उसी तरह से राज्यों के विधानसभाओं में, विधान परिषद में, और किसी मुद्दे पर तमाम बहस करने के बाद ही कोई भी बिल सदन में पास होता है और जाकर के वो एक नियम बनता है। तो लोकतांत्रिक फैसले में हर समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनप्रतिनिधि के रूप में होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं और इसके लिए तमाम बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो जाहिर सी बात है कि गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसलिए कुछ समय ज़रूर भले लग जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी होते हैं। अतः उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में घट जाती है। अब तीसरा जो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। हम जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में हमेशा अंतर होता है। जितना बड़ा समाज होगा, जितनी ज़्यादा आबादी होगी, हर व्यक्ति के विचार उतने ही अलग अलग तरीके से सामने आते हैं। भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी है। यहाँ पर अनेक सामाजिक विविधता वाले और भाषा और संस्कृति वाले लोग रहते हैं और अंतर इसलिए यहाँ पर और भी ज़्यादा है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और जातियां भी अलग अलग हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति का दृष्टिकोण विभिन्न विषयों पर, मुद्दों पर अलग अलग होता है, उनका पसंद और अंतर भी अलग अलग होता है। तो टकराव की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती है। तो हम सुलझाएंगे कैसे? तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में 5 वर्षों के लिए ही चुनाव होते हैं। हमारे देश की बात अगर करें तो 5 वर्षों के लिए ही चुनाव होते हैं और अगर जनता का एक भाग अगर किसी विषय पर संतुष्ट नहीं है तो उसके पास यह मौका रहता है कि अगले 5 वर्षों के बाद उसके हितों को ध्यान में रखने वाली सरकार बनेगी जिसे वो अपने वोट से जिता सकता है।
तो इस प्रकार से विभिन्न मतों के लोग यह जानते हैं कि सरकार जो है वो हमारे हितों को ध्यान में रख करके ही निर्णय लेगी, अतः आपस में विवाद की संभावना कम हो जाती है। लोकतंत्र इस प्रकार से एक समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान ही उपलब्ध कराता है। यहाँ पर कोई भी अस्थायी रूप से विजेता नहीं होता। कोई अस्थायी, जैसा राजतंत्र में होता है कि राजा के बाद उसका पुत्र राजा बन गया, या तानाशाही व्यवस्था में होता है। यहाँ पर सभी को पता है कि जो भी सत्तासीन हुआ है, जो भी सरकार सत्तासीन है, वो कुछ वर्षों के लिए ही है, अतः उसके ऊपर ये हमेशा दबाव बना रहेगा वर्तमान सरकार के ऊपर कि वह जनप्रतिनिधि के रूप में जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएं और कम से कम विवादों को जन्म दे। इसके बाद एक और जो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क आता है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो, तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर हर व्यक्ति संविधान के समक्ष समान है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, चाहे वो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित। हर व्यक्ति के चूंकि वोट की कीमत एक बराबर होती है, तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के विचारों को पूर्ण रूपेण सम्मान लोकतंत्र में मिलता है। लोकतंत्र में प्रजा किसी शासक के अधीन न होकर के खुद अपनी शासक है। अगर जनता कोई गलती करती है तब भी वह खुद इस कार्य के लिए जवाबदेह होती है। और लोकतंत्र के पक्ष में अंतिम तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि लोकतंत्र में गलती ठीक करने का अवसर किसी भी सरकार को जनता देती है, क्योंकि अगर वर्तमान सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है या अपने किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही है, तो अगले 5 वर्षों के बाद यही जनता जिसने पिछले चुनाव में आपको बम्पर वोट से जिताया था, आने वाले चुनाव में आपको बुरी तरीके से पराजित भी कर सकती है, आपको वोट न दे करके। तो आप जब अगली बार, उसके भी अगली बार जब आप चुनाव में आएंगे, तो आप पिछली की गई गलतियों को, यानी जो सरकार है जिसने अपने किए गए वादों को पिछली बार पूरा नहीं किया था, उसके लिए सजग रहेगी और हमेशा फिर जनता के लिए लोक कल्याणकारी होगी। तो इस प्रकार से आइए हम लोकतंत्र के एक बृहत्तर अर्थ को समझते हैं। बृहत्तर अर्थ का मतलब होता है बहुत बड़ा स्वरूप, यानी बड़े अर्थ में हम लोकतंत्र को समझेंगे। तो लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ यह है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के संविधान के समक्ष समान हो और सबके विचारों का सम्मान हो। सरकार सभी की बुनियादी सुविधाओं के लिए कार्य करे। तीसरा, लोकतंत्र में लाभ का वितरण समान रूप से व जन कल्याणकारी हो, यानी सरकार को तमाम मदों से जो भी आय प्राप्त हो रही हो, उसके द्वारा वह दूरगामी नीतियां बनाए जिससे देश के हर एक व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो, सभी को रोजगार के अवसर समान रूप से प्राप्त हों। आप जिस प्रदेश में रहते हैं और जिस ज़िले में रहते हैं,
आप इसी के संदर्भ में देखें तो बोकारो ज़िले में तमाम तरीके के औद्योगिक प्रतिष्ठान अवस्थित हैं, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और तमाम आसपास की जो कोलरी हैं, इसमें लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में लाभ का वितरण समान रूप से होता है और सरकार को प्राप्त होने वाली जो आय है वो जन कल्याणकारी कार्यों के लिए होती है। चौथा है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सभी की समानता की बात लोकतंत्र में होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र का एक बृहत्तर स्वरूप हमें दिखाई देगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली गई, लेकिन देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता जनता को अगर प्राप्त नहीं है तो लोकतंत्र कभी भी सफल और वृहत रूप नहीं प्राप्त कर सकता। और अगला है कि लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो तथा किसी भी संगठन में हो। हर स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। परिवार में भी अगर आप देखें तो वही परिवार सुखी रहता है जहाँ पर परिवार के हर सदस्य की समस्याओं को और विचारों को सम्मान दिया जाता हो। सामाजिक रूप में भी यही स्थिति है, राजनीतिक रूप में भी यही स्थिति है। इसी प्रकार से तमाम जो संगठन है, चाहे वो मजदूर संगठन हो, चाहे और किसी भी तरीके का संगठन हो, छात्र संगठन हो, चाहे वो नौकरी पेशे में व्यवसाय से जुड़े लोगों का संगठन हो, शिक्षकों का संगठन हो, बैंक कर्मियों का संगठन हो, वहाँ पर भी लोकतंत्र का स्वरूप हमें विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति ही नहीं है, एक जीवन दर्शन है जो हमारे जीवन में घुल मिल चुका है। इसके बाद एक और लोकतंत्र का बृहत्तर रूप यह है कि इसके माध्यम से गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बीमारी को जड़ से दूर करने के लिए सरकार के द्वारा हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा हो। सिर्फ सरकार बन जाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा सरकार बन जाने से ही लोकतंत्र का बृहत रूप नहीं दिखाई देगा। जब तक जनता की तमाम जो परेशानियां हैं, रोजगार है, रोजगार से जुड़ी हुई समस्या है, अशिक्षा है, भूखमरी है, बीमारी है, गरीबी है, अगर ये दूर नहीं किया गया तो फिर लोकतंत्र सिर्फ नाम का लोकतंत्र रह जाएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात है लोकतंत्र में, वह जनता की अपनी जिम्मेदारी से संबंधित है कि किसी भी देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। नागरिकों के अपने जो मौलिक कर्तव्य हैं वह नागरिकों के द्वारा किस तरीके से निभाए जाते हैं, हमें उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। नागरिक के रूप में हम जो भी कार्य करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में हमारी मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत भी है और कमज़ोरी भी है। लेकिन होता क्या है कि हम लोकतंत्र में अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की चर्चा हमेशा करते हैं, उसके प्रति हमेशा सजग रहते हैं, लेकिन अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। तो लोकतंत्र कहाँ से मजबूत हो जाएगा? लोकतंत्र को या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो लोग होते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, वो हमारे और आप जैसे ही लोग होते हैं। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि नागरिक के रूप में अपने मौलिक कर्तव्यों को पहचाने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए हमेशा सजग रहें, कर्तव्यनिष्ठ रहें। यही बात लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्था से अलग करती है। राजशाही हो, तानाशाही हो, चाहे वो एक दलीय शासन व्यवस्था हो, इन सभी में नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की बहुत ज़्यादा अनुमति नहीं होती है। लेकिन
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों की सक्रिय रूप से भागीदारी होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों की इसी भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इलेक्शन में, चुनाव में अगर सभी लोग अपने घरों से निकल करके वोट डालने नहीं जाएंगे तो एक मजबूत लोकतांत्रिक अच्छी सरकार चुन करके कैसे आएगी और कैसे लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करेगी। तो ये भी हमारा एक कर्तव्य है कि लोकतंत्र में हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ख्याल रखें और एक अच्छी सरकार चुनने के लिए हम कम से कम वोट डालने तो अवश्य ही जाएं। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है और